मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। अगर बदनामे जमाना रूसियों की एक फहरिस्त तैयार की जाए तो रास्पुटिन का नाम उसमें सर फहरिस्त होगा। ग्रेगोरी रास्पुटिन जदीद तारीख के बदनाम तरीन रूसियों में से एक है। हालांकि रूस में उस वक्त मशहूर तरीन रूसी लोग इक़्तिदार पर मौजूद थे, लेकिन रास्पुटिन तब भी अपने असर रसूख के लिए जाना जाता है। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। पागल दरवेश के नाम से मशहूर रास्पुटिन को सबसे ज्यादा रूस के निकोलस दोम या खास तौर पर निकोलस की अहलिया जारीना सिकंदरा के दौरे हुकूमत में अपने असर रसूख के लिए याद किया जाता है, जिनके लिए वो एक सूफियाना मुशीर था। लेकिन साइबेरिया के गांव के एक किसान घराने का बच्चा, जो कि एक किसान बाप की औलाद हो, रूस के हुक्मरानों पर कैसे असर डाल सकता है? ये हालात और गहराई की एक जबरदस्त कहानी है। रास्पुटिन की इब्तदाई जिंदगी बड़ी हद तक नाकाबिले जिक्र है। वो एक गरीब किसान के घर पैदा हुआ और उसके 9 भाई बहन थे, जिनमें से सिर्फ ये बचपन के बाद बाकी रहने वाला है। हमारी कहानी वहां से शुरू होती है जब 18 साल की उम्र में रास्पुटिन ने मजहब की तरफ अपना रुख किया। इस मजहबी तब्दीली के बाइस वो एक सफर पर निकला, जिस दौरान उसका तारुफ खलीस्ती फिरके से हुआ, जो एक पोशीदा रूहानी ग्रोह था, जो मातम करने या अपने गुनाहों की वजह से खुद को जिस्मानी सजा देने पर बहुत जोर दिया करता था। ताहम इतनी कम उम्री में चर्च से वाबस्ता होने के बावजूद भी जब रास्पुटिन दरवेश नहीं बन पाया तो उसने मजहबी वाबस्तगी छोड़कर अपना खानदान शुरू कर लिया। अगरचे उसकी जाती जिंदगी के बारे में हमारे पास बहुत कम तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन रिकॉर्ड से पता चलता है कि 19 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी और ये 7 बच्चों का बाप था, जिनमें से सिर्फ 3 जवानी तक जिंदा रहे। हमारी कहानी असल मायनों में वहां से शुरू होती है जब 1897 में 28 बरस की उम्र में रास्पुटिन एक मजहबी जियारत के लिए अपने घर वालों को अकेला छोड़कर चला गया, बिल्कुल बुद्ध मत मजहब के बानी बुद्धा की तरह, जो मजहबी रोशन ख्याली के हसूल के लिए अपनी जवान बीवी और बच्चों को बेयारो मददगार छोड़कर चला गया था। हाँ, ये मुमकिन है कि इसके जाने की वजूहात बुद्धा के मुकाबले में कम अच्छी थी, क्योंकि इसके बारे में ये अफवाहें मौजूद हैं कि उसने एक घोड़ा चुराया था और ये उस चोरी की सजा से बचने के लिए शहर छोड़कर भाग गया था। चलें इस बात को जाने देते हैं कि वो अपना घर और कुंबा क्यों छोड़कर गया था। बहरहाल रास्पुटिन ने वर्खतोरे में सेंट निकोलस मॉनेस्ट्री की जियारत से अपना सफर शुरू किया। जब वो वापस आया तो उसने अपना वही मशहूर बदनामे जमाना बेढंगा हुलिया बना लिया और एक दरवेश वाला तर्ज जिंदगी अपना लिया, जैसा कि वो सब्जी खोर बन गया और शराब नोशी ना करने का हलफ उठा लिया। हालांकि बज़ाहिरी तौर पर वो इतना परहेजगार नहीं था जितना कि एक शादीशुदा आदमी घर से दूर रहने पर होता है। अगले चंद सालों में रास्पुटिन ने अपने पैरोकारों का एक छोटा सा ग्रोह इकट्ठा किया, जो एक करीबी तय खाने में बनाई गई एक छोटी सी इबादतगाह में खुफिया मजहबी मुलाकातें मुनक्किद किया करता था। आसपास के देहात इनकी इन सरगर्मियों से खुश नहीं थे और इन अजीबो गरीब रसूमात की अफवाहें बढ़ती जा रही थीं। लेकिन इन लोगों के खिलाफ कोई गलत काम करने का कोई सबूत, बल्कि किसी भी किस्म का सबूत नहीं मिला। सबूतों की अदम दस्तयाबी का मतलब यह था कि रास्पुटिन और उसके पैरोकार उस वक्त छोड़ दिए गए, लेकिन ये अफवाहें सुनकर इसके पैरोकारों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। ये उस वक्त की बात है जब तसव्वुफ सेंट पीटर्सबर्ग के ऊंचे हलकों में एक गर्मा गर्म मौजू हुआ करता था। रूसी सियासत के मरकज में रास्पुटिन का असर किसानों से बढ़कर ऊंचे लोगों तक भी पहुंचने लगा। अगले चंद सालों में रास्पुटिन के एतमाद और अजीबो गरीब रवैये के इम्तजाज ने ज्यादा से ज्यादा पैरोकार की तवज्जो इसकी तरफ मबजूल करवाई। हालांकि रास्पुटिन अपनी ख्वातीन पैरोकारों के साथ रंगरलियों की अफवाहों से घिरा रहता था, लेकिन इसके बावजूद पूरे चर्च में एक मोहतात रवाबित का सिलसिला कायम रखने की वजह से बिल आखिर 1907 में अपनी अहलिया और अहले खाना को छोड़ने के तकरीबन 10 साल बाद रास्पुटिन की मुलाकात जार निकोलस से हुई। लेकिन जार एक पादरी टाइप आदमी से क्यों मिलना चाहता था, वो भी जिसकी रास्पुटिन की तरह की अजीब और गरीब दाढ़ी हो। आपने सुना होगा कि रूस के जार निकोलस दोम को एक मसला दरपेश था।
اس کا بیٹا الیکسی ہیموفیلیا نامی ایک مہلک بیماری کا شکار تھا جسے جریان یا خون کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں خون مناسب طریقے سے رکتا یا جمتا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی چوٹیں بھی ممکنہ طور پر جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس وقت یورپی اور ایشیائی بر اعظموں کے بہت سارے شاہی خاندانوں میں ہیموفیلیا بہت عام تھا۔ عام طور پر یہ ان خواتین کے ذریعے پھیل رہا تھا جو خود اس سے متاثر نہیں ہوتی تھی۔ زار کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے الیکسی بدقسمتی سے اس حالت سے سنگین طور پر متاثر تھا، جس کی وجہ سے اس کے والدین بے حد پریشان تھے۔ شاہی خاندان کے لیے ایک شفا بخش اور نیک آدمی کی حیثیت سے راسپوٹن کس طرح سرکاری طور پر کام کرنے میں مصروف تھا، اس کی تفصیلات تھوڑی مبہم ہیں، لیکن بنیادی طور پر راسپوٹن سے ملنے اور اسے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگنے کا کہنے کے بعد نکولس نے دیکھا یا شاید محسوس کیا کہ اس کے بیٹے کی حالت میں بہتری آ رہی ہے۔ پھر 1908 میں الیکسی کو اندرونی ہیمریج ہو گیا، یعنی اس کی جسم کے اندر کوئی رگ پھٹ گئی اور خون جسم کے اندر رسنے لگا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والدین نے راسپوٹن سے اس کی بازیابی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا، اور بلا شبہ راسپوٹن نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ضرور اس کے لیے دعا کرے گا۔ جب اگلے دن الیکسی کی حالت میں بہتری آ گئی تو اس کے والدین کو یقین ہو گیا کہ اس آدمی میں شفا یاب کرنے کی طاقت موجود ہے۔ پھر دوبارہ جب 1912 میں گھوڑا گاڑی کے سواری کرنے کے بعد نوجوان شہزادے کو خون رسنے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو زار نے راسپوٹن کو ایک ٹیلی گرام بھیجا اور اسے دوبارہ دعا مانگنے کو کہا۔ کچھ دن بعد واقعی خون رسنا بند ہو گیا۔ لوگوں کو یہ ایک معجزے جیسا لگا، اور اس معجزے نے شہزادے کے معالج تک کو حیرت میں ڈال دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ راسپوٹن نے شہزادے کے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ وہ اسے ایسپرین دینا بند کر دے، جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ 1906 میں اس طرح کا پہلا معجزہ ہونے کے بعد سے ہی راسپوٹن کو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے ستارے عروج پر ہیں، اور اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے بہت ساری رشوت بھی لی اور ایسے واقعات سے ذاتی فائدے بھی اٹھانے شروع کر دیے۔ لیکن 1912 کے معجزاتی شفا یابی کے بعد زار اور خاص طور پر زارینہ راسپوٹن پر فدا ہو گئے۔ محل میں راسپوٹن کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شہرت سب کی نظروں میں آ رہی تھی۔ محل میں اس کے ساتھ کی جانے والی جانبداری متعدد لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول کروا رہی تھی، جن میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کے دعووں پر شک تھا، اور وہ اس کے بے ڈھنگے، گھناؤنے اور گندے حلیے پر بھی تنقید کیا کرتے تھے۔ اس کے رویے کے بارے میں بہت سارے الزامات سامنے آنے لگے۔ محل میں اس کی مستقل موجودگی اور زارینہ کے اوپر جو اس کا اثر تھا، ان تمام باتوں کو لے کر لوگ بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ لیکن راسپوٹن کی زندگی سے زیادہ اس کی موت کی کہانی عجیب و غریب ہے۔ 1906 سے ہی محل کے اندر اور باہر راسپوٹن کے خلاف لوگوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ شاہی خاندان کے سامنے خود کو متقی اور پرہیزگار ثابت کرتا تھا، لیکن محل سے باہر وہ اپنی بری عادات میں ملوث تھا، جس میں عورت بازی بھی شامل تھی۔ جب بھی یہ افواہیں زار کے کانوں تک پہنچتیں تو وہ انہیں جھوٹ سمجھ کر مسترد کر دیتا تھا، اور راسپوٹن کو بدنام کرنے والے لوگوں کو یا تو کسی دور دراز علاقے میں بھیج دیا کرتا تھا یا پھر ان کو مکمل طور پر اپنے عہدے سے ہٹا دیا جاتا تھا۔ پلک جھپکتے ہی وہ محل کے اندر مکمل طور پر سرایت کر چکا تھا، یہاں تک کہ 1911 میں وزیر اعظم نے زار کو راسپوٹن کی غلط کارروائیوں کے بارے میں ایک رپورٹ پیش کی، جسے زار نے رد کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں، الیگزینڈرا نے چند ماہ بعد راسپوٹن کو الیکسی کی دیکھ بھال میں مدد کرنے کے لیے محل میں دوبارہ بلا لیا۔ اس طرح جب اسے محل سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا گیا تو اس منصوبے میں مدد کرنے کے لیے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس رات کیا ہوا اس کی تفصیلات تھوڑی مبہم ہیں، لیکن ایک مجرم کی لکھی ہوئی ڈائری میں اس واقعات کی ترتیب کو بہتر مانا جاتا ہے۔ رئیسیوں کی ایک شدید قدامت پسند گروہ نے راسپوٹن کی دیر شام کی ایک دعوت کی۔ راسپوٹن آدھی رات کے بعد ہی پہنچا۔ اسے وہاں چائے اور کیک پیش کیے گئے، لیکن راسپوٹن اس بات سے بے خبر تھا کہ اس میں سائنائڈ یعنی زہر ملا ہوا تھا۔ سائنائڈ عام طور پر جلد اثر کرنے والا زہر ہے، لیکن راسپوٹن پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا، بلکہ اس نے شراب کا مطالبہ کیا، وہ بھی زہر آلود تھی، لیکن راسپوٹن اس کے 3 گلاس گڑا گڑ پی گیا اور بظاہر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔
इस बात से मायूस होकर के इनके जहर आलूद खाने का रास्पुटिन पर कोई असर नहीं हुआ, वो लोग उसे तय खाने में ले गए और उसके सीने पर गोली मारी। इसके बाद उन लोगों में से एक शख्स ने रास्पुटिन का कोट लिया ताकि बज़ाहिर ये दिखाया जा सके जैसे रास्पुटिन अपने किसी दौरे से वापस आ गया है। थोड़ी देर के बाद जब वो लोग ये इत्मीनान करने के लिए रास्पुटिन वाकई ही मर चुका है महल वापस आए, तो वो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वो अभी भी जिंदा था और उसने उछलकर अचानक इन पर हमला कर दिया। वो लोग अभी इस सदमे में ही थे कि ये जिंदा कैसे बच गया। रास्पुटिन ने इस सदमे का फायदा उठाते हुए वहां से दौड़ लगा दी। वो तय खाने से बाहर निकलकर अभी महल के सहन तक भी ना पहुंचा था कि उसे दोबारा गोली मार दी गई। इसके बाद इसकी लाश को कंबल में लपेटकर मलाया नेवका दरिया में फेंक दिया गया। इसकी लाश मिलने से पहले ही इसकी मौत की इतलात फैल चुकी थीं। इसकी लाश के पोस्टमार्टम के बारे में भी बेशुमार अफवाहें गर्दिश करती रहीं, जिनमें से एक ये है कि इसकी मौत दर हकीकत डूबने की वजह से हुई, यानी कि वो जहर और 3 गोलियों से बच गया था। दूसरी अफवाह के मुताबिक इसके मरने के बाद इसका अज़ूए तनासिल काट दिया गया था और यहां तक भी कहा जाता है कि उसे महफूज करके सेंट पीटर्सबर्ग के जिनसी म्यूजियम में एक मर्तबान में रखा हुआ है। ये अफवाहें इस वजह से मशहूर हुई क्योंकि कोई इस बात पर यकीन कैसे करे कि रास्पुटिन जैसा आदमी जिसने इतनी शानदार और अजीबोगरीब जिंदगी गुजारी हो, इतनी आसानी से सिर्फ 1-2 गोलियों से मर सकता है। रास्पुटिन को इसकी मौत के चंद रोज बाद एक छोटी सी तकरीब में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जिसमें सिर्फ शाही खानदान ने शिरकत की। यहां तक कि उसकी बीवी, रखेल और बच्चों तक को इसकी तदफीन में मदऊन नहीं किया गया था। अगर रास्पुटिन वाकई जार और उसके अहले खाना के लिए अच्छाई और खुशहाली का मरकज था, तो उस दिन उसके साथ ही उनकी किस्मत भी दफन हो गई, क्योंकि चंद माह बाद मार्च 1918 में लोगों ने जार और उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी। निकोलस दोम को जबरदस्ती माजूल करने पर मजबूर किया गया और उसके अहले खाना को जेल में कैद कर दिया गया। इस दौरान रास्पुटिन के जिस्म को फौजियों के एक दस्ते ने जला दिया ताकि उसकी तदफीन की जगह को निकोलस और उसके हुकूमत के हामियों के लिए एक अहम मकाम ना बना दिया जाए। निकोलस और उसके अहले खाना को अगले 2 साल तक कैद में रखा गया और जब उनके अगवाकारों को यह खदशा बढ़ गया कि उन्हें बाजियाब करवाने की कोशिश की जाएगी, तो उन्होंने उनको सजाए मौत सुना दी और इस तरह बच्चों समेत पूरे शाही खानदान को 16 जुलाई 1918 की रात को कत्ल कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि उन बच्चों में से एक एनास्टेशिया रोमानोव भी थी, जो कि मुतादिद कार्टून फिल्मों और किताबों का मौजू रही, जिसके बारे में ये अफवाह मौजूद है कि वो उस रात कत्ल से बच गई थी और फरार हो गई थी। लेकिन ये एक लंबी कहानी है जो किसी और वक्त सुनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए।